नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आयोजित किए गए थे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग 4 मई 2022 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्नों को फुल एक्सप्लानेशन के साथ सॉल्व करेंगे और यह भी देखेंगे कि केवल इस एक प्रैक्टिस सेट से कितने ऐसे प्रश्न थे जो हाल ही में कैंसिल हो चुके 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और 4 मई को लिए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आने वाले रविवार को बीपीएससी द्वारा ही आयोजित होने वाली सीडीपीओ परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, बता दें कि इस चैनल का अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट आयोजित किए गए थे। लगभग 4 प्रैक्टिस सेट आयोजित किए जा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट एक का वीडियो डाला जा चुका है। आज प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में शामिल होने के लिए दोस्तों, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है मोबाइल नंबर, इस पे आप अपने व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप लिख के नाम और हाय लिख के आप सेंड करिएगा तो आप प्रैक्टिस सेट से जोड़ दिया जाएगा। आपको प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन माध्यम से लिए गए हैं उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो और ये यहाँ पे प्रोग्राम है कि पहला प्रैक्टिस सेट 2 मई को, दूसरा प्रैक्टिस सेट 4 मई को, तीसरा प्रैक्टिस सेट 6 मई को और चौथा प्रैक्टिस सेट 13 मई को आयोजित किया गया था। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पहला प्रश्न था, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है? ऑप्शन है आपके सामने मोहनजोदड़ो, रोपर, बनवाली, सुरकोटदा और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुरकोटदा। अब व्याख्या के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, व्याख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं जो व्याख्या सेट करता हूँ ना, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस व्याख्या में आपको हर जगह मिल जाएगा। तो केवल प्रश्न का उत्तर मत सुनिएगा आप दोस्तों, व्याख्या को भी जरूर सुनिएगा। अब यहाँ पे है कि सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में संबंधित। तो प्रश्न ये बन सकता है कि हड़प्पा कालीन शहर नगर सुरकोटदा किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा। तो आप आराम से उसका प्रश्न का भी उत्तर आप इस व्याख्या में दे सकते हैं। तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण क्या है? तो घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार की कब्रगाह। और सुरकोटदा के जो दुर्ग थे और नगर क्षेत्र थे, दोनों ही एक ही प्रकार के दीवार से घिरे हुए थे। दूसरा प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। अब महापरिनिर्वाण शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि किस धर्म से बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, श्रावस्ती में। पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित, अब महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। और महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, जो बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया वहां से प्रश्न था कि प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो लोग हमारी ये वीडियो देखे होंगे, जो हमारे ये प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, उनको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबको एक बार से याद करा दिया जाएगा। तो ऑप्शन है आपके सामने साब कमीर, जिसे सुब्बू कामी भी कहा जाता है, मोगलीपुत्र 30, वसुमित्र, महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोगलीपुत्र 30। और इस चैनल का जो आधुनिक प्राचीन भारत का इतिहास जो चैप्टर इस चैनल पे पढ़ाया गया स्टडी अफेयर्स पे, वहाँ पे इन सारे प्रश्नों को विस्तार से समझाया गया है। और वहीं का ये एक यहाँ पे स्लाइड है, आपको हम दिखा देते। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईस्वी में राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति 383, तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगति 102 ईस्वी में। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। और अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबा कमीर। और तृतीय मोगलीपुत्र 30 और
चौथे की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चौथे के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष बनाए गए थे। और यहाँ पे शासक कौन है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहला, द्वितीय कालाशोक में, तृतीय संगीति अशोक के शासनकाल में और चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में। प्रमुख घटनाएं क्या थी, ये सब आप इस स्लाइड में एक बार रोक के स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सारे ही, तो व्याख्या इतना महत्वपूर्ण है कि अब यहाँ पे केवल एक बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात कही गई थी और इस व्याख्या में आपको पूरी बौद्ध संगीति के बारे में जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक करिका, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, राजतरंगिणी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, माध्यमिक करिका। नागार्जुन जो थे कनिष्क के दरबार के महान विभूति थे। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका है, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। सापेक्षता का सिद्धांत आधुनिक युग में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, E=mc²। लेकिन बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले भारत के जो विद्वान थे नागार्जुन, उन्होंने यह अपनी पुस्तक माध्यमिक करिका में इसे पहले ही सिद्ध कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था। और इसी कारण मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जाती है। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं, हाँ दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जाती है। पढ़ा जाता है कि नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है, तो मार्टिन लूथर किंग की तो नहीं, क्योंकि नागार्जुन पहले से हैं, नागार्जुन पहले से है, तो इसलिए मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जा सकती है। ये हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, अब सही करने का समय आ गया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की थी, तो नागार्जुन चीन भी गए थे। अगला प्रश्न लेते हैं। दिल्ली स्थित कुबतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? दोस्तों 67वीं बीपीएससी परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। अब कैसे पूछा गया, एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़िएगा ना, तो आपको, चूंकि यह टेस्ट मैंने 4 मई को ही ले लिया है, ठीक है, आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन, आज वीडियो बनाने का मौका मिला है, आज मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को इत्मीनान से सुनिएगा। सारे प्रश्न, केवल एक ही प्रश्न, केवल इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि इससे संबंधित कुतुब मीनार से संबंधित, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की परिसर में कुतुब निर्माण शुरू करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 4 मंजिले तक पहुंचा दिया। और यही क्वेश्चन था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो शुरुआत करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बीच में मर जाता है और इस कार्य को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बारे में आप प्रश्न और बन सकते हैं कि कालांतर में कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई? तो यह क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, और आगे चल के अंग्रेज मेजर आर स्मिथ ने भी इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार के संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। 5वीं जो मंजिल था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया था? आगरा, दिल्ली, मुल्तान, अजमेर। तो सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बरीदे मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख। आपको कौन सुमेलित नहीं है ये पूछना है। अमीरे आखुर, अश्वशाला का प्रधान। कोतवाल, शहरों में शांति व्यवस्था कायम करने वाला। कारकुन, धार्मिक मामलों का प्रधान। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीदे मुमालिक कहा जाता था, अश्वशाला के प्रधान को अमीरे आखुर कहा जाता था, शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले को कोतवाल कहा जाता था। लेकिन जो कारकुन किसे कहा जाता था? तो मुख्य कार्य इसका भूमि कर का हिसाब रखने वाले को कारकुन कहा जाता था, जबकि धार्मिक मामलों के प्रधान को सद्र कहा जाता था। तो कारकुन भूमि कर का हिसाब रखने वाले को कारकुन और धार्मिक मामले के प्रधान को सद्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद विद्यासागर। हम चूंकि ये क्विज हो चुके हैं तो मैं
कोशिश करूंगा जल्दी से इसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूं। ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगता है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको, सही जो आंसर है वो आपको दे दूंगा। आप वीडियो में आप ऑप्शन आपको दिखता रहेगा। 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो कालिदास द्वारा कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। व्याख्या में देखते हैं इन चारों जो ऑप्शन है, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जोनाथन डंकन, डेविड हेयर, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस के बारे में जान लेते हैं कि चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था और चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तीसरा ऑप्शन है जोनाथन डंकन। तो इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है? तो जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। जबकि चौथा ऑप्शन है डेविड हेयर। डेविड हेयर के प्रयत्नों से 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। आप लोग इस व्याख्या से कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड कर्जन, माइकल सैडलर, लॉर्ड मैकाले। तो यह लॉर्ड मैकाले का कथन है। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया और अंग्रेजी भाषा साहित्य की प्रशंसा करते हुए भारतीय भाषा व साहित्य की आलोचना करते हुए यह कथन कहा था। क्या? तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत एवं अरब के समस्त साहित्यों से ज्यादा मूल्यवान है। ओवर कॉन्फिडेंस। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं है ये चुनना है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 यह सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ये भी सही है। लंदन इंडिया सोसाइटी 1813 और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 ये सही है। सी ऑप्शन है जो वो गलत है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1813 में नहीं बल्कि 1865 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 दादा भाई नौरोजी द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर है दोस्तों सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी संबंध नहीं रहे और उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। तो आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पांचवा ऑप्शन ई मारिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे, यह कथन किसका है? एल्गिन द्वितीय का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड क्लाइव का, लॉर्ड एमहर्स्ट का। तो यह कथन एल्गिन द्वितीय का था। दिल्ली दरबार का आयोजन कुल कितनी बार हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन कुल 3 बार हुआ था। ब्रिटिश, अब व्याख्या में देखते हैं कब कब हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार राजकीय दरबार, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में। दूसरा दिल्ली दरबार तो 1903 में और तीसरा दिल्ली दरबार तो सबको याद है 1911 में। और यहीं पे घोषणा की गई थी कि बंगाल कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी की स्थापना 1913, कामागाटा मारू प्रकरण 1914, होम रूल लीग आंदोलन 1916 ये भी सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1917 यह गलत है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1917 नहीं बल्कि 1918 में हुआ था। ठीक है, और यह आंदोलन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। इस पूरे आंदोलन में अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया बेन, यह गांधी जी की प्रमुख सहयोगी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर आयोग में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सदस्य शामिल थे?
ऑप्शन है आपके सामने चीमन लाल सीतलवाड़, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सदस्य शामिल नहीं थे चुनना है, ठीक है। चीमन लाल सीतलवाड़, गोपाल कृष्ण गोखले, सुल्तान अहमद, जगत नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को छोड़कर बाकी तीनों इसके सदस्य थे। कौन कौन? चीमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये तीनों ही हंटर आयोग में गठित कमेटी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो सही उत्तर है दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई थी। किनको? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। और इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल जो कि अंडमान में स्थित है उन्हें वहां भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित जो नहीं है उसको चुनना है। कानपुर षड्यंत्र केस 1924, लाहौर षड्यंत्र केस 1929, काकोरी कांड 1925, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। आप लोग देख लीजिए, कानपुर षड्यंत्र 1934, लाहौर षड्यंत्र 1929, काकोरी कांड 1925 और HSRA जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहा जाता है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 8 नवंबर 1927, 9 नवंबर 1928, 9 नवंबर 1930, 8 सितंबर 1927। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया था और इसके 7 सदस्य और 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन का नाम दिया गया था और इसका बहिष्कार किया गया पूरे देश में। निम्नलिखित युवकों तथा उनके द्वारा स्थापित संगठनों के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? अभिनव भारत, वीर सावरकर, अनुशीलन समिति, अरविंद घोष, गदर पार्टी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी, जवाहरलाल नेहरू। तो यही गलत है। स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि CR दास और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी 1923 में, गया के अधिवेशन के विफल होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया, अब व्याख्या देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उन पे ऊपर महाभियोग करके मुकदमा दायर किया गया था, परंतु 1795 ईस्वी में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्ती, लॉर्ड वेलेजली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि, लॉर्ड केनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको सही सुमेलित चुनना है, तो केवल ए को छोड़ के बाकी सभी गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्ती, केवल ये एक सही है। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से देखते हैं बाकी के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किसके द्वारा लागू किया गया था? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा लागू किया गया था। और सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वेलेजली की सहायक संधि, नाम ही है वेलेजली की सहायक संधि। जबकि व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकता का सिद्धांत लागू किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं बल्कि लॉर्ड डफरीन के समय में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 आपको उनको पदावधि के अनुसार पहले कौन बाद में कौन ऐसे चुनना है आपको। एक में लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन। तो पहले कौन थे? तो ये हो जाएंगे 1, 3, 2, 4। लॉर्ड कर्जन पहले, लॉर्ड हार्डिंग उसके बाद, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके बाद और लॉर्ड इरविन इसके बाद। मेरे पास एक ट्रिक है, 2 नाम आप वर्ड को याद करिएगा। बहुत सारे जितने सारे ये वायसराय या गवर्नर जन हैं उनके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मैं आपको दूंगा पूरा 1857 से लेके 1946-48 तक के सारे गवर्नर जनरल वायसराय के नाम याद हो जाएंगे। एक यहाँ पर ट्रिक देता हूँ, एक नाम याद रखिएगा, कमी हाचेरी, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग। ठीक है, बाकी मैं किसी दिन वीडियो में समझा दूंगा।
25वां प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाते हुए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, एक अधिकार जो था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1813 के एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सबको एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा वो भी अधिकार इनसे छीन लिया गया। निम्नलिखित लेखक के नाम के सामने दिए गए पुस्तक में कौन सुमेलित है? तो वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया स्ट्रगल, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, इंडिया अर्नेस्ट, बी.डी. सावरकर, अनहैप्पी इंडिया। तो इसमें जो है ना डी, चारों ऑप्शन में से केवल बी जो है वो सही है, यानी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया है, बाकी सब गलत है। अब हम लोग सही क्या है ये देखते हैं। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया स्ट्रगल बुक नहीं बल्कि इंडिया अर्नेस्ट नामक बुक लिखी थी, और इंडिया स्ट्रगल बुक किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया अर्नेस्ट, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, और बी.डी. सावरकर ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक नहीं लिखी थी, हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी, और अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी थी, और यह प्रश्न पूछा गया था अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन हमने 4 मई को ही टेस्ट लिया था, और यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? असमान आर्थिक दशा, रूस में हुई क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयास, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई जागृति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेन जो है वह रूस की क्रांति था, जो 1917 ईस्वी में रूस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। आप याद रखिएगा, रागोगा रानाडे जो है वो गोखले के, और गोखले जो है वो गांधी के, ये राजनीतिक गुरु है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक वर्ड है गा, ये वर्ड याद रखिएगा, माने इनके गुरु ये और इनके गुरु ये। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों दास प्रथा को जब प्रतिबंधित किया गया था उस समय थे लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेटिक। अब यहाँ पे चारों की चर्चा कर लेते हैं। चारों ऑप्शन का नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड जॉन सॉर, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था, और यह प्रश्न बीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछा गया। लॉर्ड जॉन सोर के समय 1795 ईस्वी में तथा लॉर्ड वेलेजली के समय 1804 ईस्वी में शिशु वध को साधारण हत्या के रूप में माना जाने लगा, जबकि नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को दिया जाता है। वहीं दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 31वां प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय भाग, जिसे कोर कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, जबकि भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, शिस्ट, सैल, स्लेट, पलुका पत्थर, क्वार्टराइज। तो उपरोक्त सभी सुमेलित है दोस्तों। ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नीस में, और बेसाल्ट रूपांतरित होकर सिल्ट में, और सैल्स रूपांतरित होकर स्लेट में, तथा बलुका पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टराइज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित चट्टान होते हैं। अवसादी और रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, जबकि बलुका पत्थर रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण है।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का, और यह पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? दोस्तों बीपीएससी 67 में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था। तो हम आपको मैप के माध्यम से इसका उत्तर दिखाएंगे। अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। तो दोस्तों इराक जो है वह कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजरबैजान, तो यहाँ पे आपको अजरबैजान मिल जाएगा। ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बच गया इराक, तो इराक यहाँ पे है और यह कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया। तो तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तीनों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, बच जाता है रसिया। तो रसिया की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा आप लोग पहले से याद करते आए होंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बीच की रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला, शिवकिला। तो लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। देख लेते हैं, जेलेपला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, अब शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना हम सभी को पता है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब इस परियोजना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 1959 ईस्वी में भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ प्राप्त होता है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है। बिहार के भूगोल वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा है। तो वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है और इसी बैराज से 4 नहरें निकलती है और इन चारों नहरों में 2 नहरें भारत में और 2 नहर पाकिस्तान नेपाल की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 21.1%, 16.6%, 8.6%, 25.2%। तो सही उत्तर है दोस्तों 8.6%। 15वीं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,42,81,034 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% है, जबकि प्रतिशतता के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, जहां कुल जनसंख्या का 94.8% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। संख्या के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में है और परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 54 में इनके निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। और इनके निर्वाचन मंडल में कौन है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और अब जम्मू कश्मीर में भी, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ये वाला वर्ड 17वें संविधान संशोधन द्वारा 17वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्य का कर्तव्य जो है ना, वह सीधे आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और यह कथन अनुच्छेद 48 क में कहा गया है और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण का सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अनुच्छेद 50 इसके बारे में बतलाता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, 1978। तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं है, और ये पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। यह राज्य स्तर की पार्टियां हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। तो ई सही उत्तर होगा, सी और डी जो है। भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो जिन पार्टी को राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे एनसीपी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जबकि आम आदमी पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड राज्य स्तरीय पार्टी हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा प्रश्न की कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के अभी मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है? तो यह कथन केटी शाह का है। प्रोफेसर केटी शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार समिति के भी सदस्य थे, और उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और इस संशोधन में पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, इसे 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 50वां प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32। तो यह सही उत्तर है अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी धर मॉडल पर आधारित भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो प्रश्न उत्तर इसका सही उत्तर है पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वह डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करना था। जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को 1978 में ही बंद कर दिया गया, यानी 5 साल के पहले ही। इसी योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो DR गॉडगिल के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति थी। इस योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। 74 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण इस्माइल बुद्धा किया गया था। ठीक है, और दूसरा 1998 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबडी SIBDI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, राज्य वित्त निगम, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो नाबार्ड इसका पार्ट नहीं है। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के सर्वोच्च बैंक के रूप में की गई थी, जिसकी औद्योगिक वित्त से कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो GDP कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और इस अवधारणा के 1991 से पहले और स्वाधीनता की प्रथम 3 दशक के दौरान भारत में वास्तविक आर्थिक वृद्धि 3.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने के कारण इसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से अभिव्यक्त किया गया था।
भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर का बैंक का क्या कहा जाता है, क्या नाम है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, आप लोग एक बार इसे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, डॉक्टर विमल जालान को, पी चिदम्बरम को? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से प्रारंभ हुआ और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणाम तो उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चलैया संबंधी किससे है? तो राजा चलैया संबंधी कर सुधार से संबंधित है। भारत सरकार में भारतीय कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु राजाजी चलैया समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1991, 92 और 93 में 3 किस्तों में प्रस्तुत की। इसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधार के प्रस्ताव किए गए थे। तो राजा चलैया कर सुधारों से। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग शरीर के तिल्ली को प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। पोलियो के टीकों की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने 1954 में पोलियो के टीके की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी और एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। तो जो ऑप्शन में चारों नाम दिए गए उनके बारे में विशेषता हम लोगों ने इस व्याख्या में देख लिया। यही है हमारे व्याख्या में, यही विशेषता है कि केवल आपको प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते बल्कि उससे संबंधित कई सारे फैक्ट्स भी मिलते हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह है कोबाल्ट। विटामिन B12 का मुख्य घटक कोबाल्ट है। विटामिन B12 का दूसरा नाम जो है साइनोकोबाल्मीन है और इसका महत्वपूर्ण जो स्रोत है कौन कौन से? मांस, मछली, अंडा, दूध विटामिन B12 का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन B, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K? तो विटामिन K का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। विटामिन K रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। विकल्प में दिए गए चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन? तो B, C, E, K। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश में क्षय रोकता है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि को कहते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरित गृह प्रवाह कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने दी थी। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो कौन कौन से हैं? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है, जिसमें 88% तांबा और 12% टीन होता है, तब जाके कांसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। जब श्रोता तथा ध्वनि स्रोत सापेक्षिक गति के कारण ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दरों में परिवर्तन होता है तो यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। यही कारण है कि पास आती हुई एम्बुलेंस का सायरन अधिक तेज सुनाई देता है, जबकि दूर जाने पर उसकी ध्वनि धीमी होते चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? हवा, एल्युमिनियम, पानी, लोहा? तो लोहा में इसकी जो है गति अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक यानी इंसुलेटर कौन है? लकड़ी, कपड़ा, कांच
या कागज, तो सबसे अच्छा इंसुलेटर जो है, रोधक जो है, वो कांच है। इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जिसमें से विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, माने विद्युत अवरोधक के रूप में काम करता है। उपयुक्त विकल्पों में से कांच सबसे अच्छा विद्युत का क्या है, रोधक है, यानी इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखों की गति को बदलने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो हम लोग के घर में लगा रहता है रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानतः कितना होता है, तो जलते हुए विद्युत बल्ब का जो होता है वह 1500 से 2700 के बीच में होता है। उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है। बल्ब में विद्युत धारा प्रभावित किए जाने पर तंतु का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है डिग्री सेल्सियस, तो 3410 डिग्री सेल्सियस होने पर ही टंगस्टन गलता है, इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन लगाया जाता है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरण में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होता है, तो सही उत्तर है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले गैसों के अणु तथा धूल कण अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन करते हैं और इसीलिए प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, एम.एस. स्वामीनाथन ने, एस. अयप्पन ने, के.बी. थॉमस ने, एम.एस. रंधावा ने, तो सही उत्तर है एम.एस. रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखा गया था। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है और इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर जो है वर्तमान में उत्तराखंड में है वहां किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से किसमें डुबोकर किया जाता है, किरोसिन में, हवा में, जल में, अमोनिया में, तो सोडियम धातु का संग्रह किरोसिन में डुबाकर किया जाता है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और दूसरा 1943 में कर्नाटक के बेलागुला में, और तीसरा 1947 में केरल के अलबई में, और चौथा कारखाना झारखंड के सिंदरी में 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो काफी प्रचलित क्वेश्चन है ये, सोडियम क्लोराइड नाम है NaCl साधारण नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित होते ही सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कपूर, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तांबा, जर्मेजियम, ग्रेफाइट, चांदी, तो दोस्तों जर्मेजियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालकों का प्रयोग ट्रांजिस्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, और इसीलिए देखते होंगे कि जिनको ज़्यादा डायबिटीज हो जाता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में के लिए जरूरी होता है, क्या है, तो विटामिन सी, और इसके स्रोत कौन से हैं, तो खट्टे फलों जैसे नींबू, आंवला, संतरा, चीकू, अंकुरित अनाजों में विटामिन सी पाया जाता है, यह त्वचा की चमक को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो शरीर के जो खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहा जाता है। वायु दाब मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है, तो वायु दाब जिस उपकरण से मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो दोस्तों समुद्र की गहराई जिस यंत्र से मापी जाती है उसे फायदोमीटर कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उनके मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? वर्ण लेखन विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से, आसवन विधि से, आंशिक आसवन विधि से। दोस्तों आसवन विधि से। आसवन विधि, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो जाता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात ग्रहों के मिश्रण को अलग अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण तथा दूसरा भाग संघनन कहलाता है। वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण, पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण की संख्या को बढ़ा देता है ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और अवकारक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है वह अवकारक कहलाता है, और जो बढ़ा देता है वह ऑक्सीकारक कहा जाता है। उसी तरह ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, और अवकरण जिसमें परमाणु की संख्या की ऑक्सीकरण का मान घट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत को बनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1909, 1910, 1911, 1912। तो 1911 में की गई थी। आपने देखा इसी प्रश्न में आपको मिला था दिल्ली दरबार कितने बार आयोजित हुआ था? तो 3 बार, तीसरा जो था 1911 में। और उसी दौरान राजधानी भारत की राजधानी का भी स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली आ गया, और यही घोषणा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में को मिलाकर बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा भी की गई थी उसी दिल्ली दरबार में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम ने बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत बनाए जाने की घोषणा की। इस प्रकार बंगाल से बिहार को पृथक कर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को विधिवत स्थापित किया गया। 1 अप्रैल 1922 ईस्वी को 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। याद कर लीजिए, 16 में उच्च न्यायालय और 17 में पटना विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक बिहार जिसे उड़ीसा मिलाकर प्रांत तक गठन का घोषणा की थी? तो हम लोग ने देखा जॉर्ज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? गया, भागलपुर, बांकीपुर, छपरा। तो बांकीपुर में। बिहार में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था। पटना में है या बांकीपुर? यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था वह कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता राय बहादुर RN माघोलकर ने की थी। 1912 बांकीपुर, माघोलकर 27वां। श्री मजरूल हक स्वागत कारणी के अध्यक्ष थे। जो स्वागत जो करता थे वह उसके अध्यक्ष मजरूल हक थे। श्री सच्चिदानंद सिन्हा तथा कुमार नंद सहाय संयुक्त सचिव बनाए गए थे। 1914 ईस्वी में 2 प्रमुख बिहारी मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य चुने गए थे। कौन कौन? तो मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस ने एक मंत्रिमंडल को इंग्लैंड भेजा था और इस मंत्रिमंडल में ये दोनों बिहारी चुने गए थे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन आयोजित किया गया था? क्वेश्चन आ गया तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1923, 1929, 1934, 1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र किसान आंदोलन के अगुआ प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। तो भारतीय किसान सभा के जो थे वो अध्यक्ष चुने गए थे सहजानंद सरस्वती और महासचिव चुने गए थे MG रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में, दिल्ली में, सोनपुर में, लखनऊ में। तो अभी हम लोगों ने देखा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। मुंगेर जिला में बड़हिया ताल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो मुंगेर जिला में बड़हिया ताल आंदोलन कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। जबकि बकास्त भूमि मुंगेर जिला में बड़हिया ताल आंदोलन बकास्त जमीन की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा द्वारा चलाया गया था। बकास्त भूमि किसे कहते हैं? तो बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी, उसे बकास्त भूमि कहा जाता है। उसे वापस लौटाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। 1919 में दरभंगा राज्य के किसानों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था?
स्वामी अच्युतानंद, स्वामी विद्यानंद, उमाकांत सहाय, स्वामी सहजानंद, तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां प्रश्न, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1916 को बिहार के बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। बिहार में इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो मजरूल हक, और उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पुनेंदु नारायण सिन्हा, और सचिव तो चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह इसके सचिव चुने गए थे। बिहार में गोगाबिल झील स्थित है, कटिहार, बेगूसराय, पटना, नालंदा, तो गोगाबिल झील कटिहार में स्थित है। चौसा का युद्ध शेरशाह और किनके बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच 15 जून 1939 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में शेर खां यानी शेरशाह ने विजयी रहा, और इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की चौसा के युद्ध में। अकबर ने जब बिहार के क्षेत्र पर आक्रमण किया उस समय बिहार का शासक था दाऊद खां, सुलेमान खां, ताज खां, जलाल खां, तो उस समय बिहार का शासक था दाऊद खां। बिहार के क्षेत्र पर मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया, उस समय बिहार का शासक दाऊद खां था। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार और बंगाल पर पूर्ण अधिकार करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया तथा 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बनाकर मुनीब खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1574 में अकबर ने आक्रमण किया, 76 में बिहार और बंगाल को पूरी तरह अकबर ने मिला लिया और 1580 ईस्वी में बिहार को एक प्रांत घोषित कर दिया अपने साम्राज्य का। किसने? अकबर ने, और मुनीब खां को यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो ऑप्शन ए 83 19 50 88 17 40, याद कर लीजिएगा इसको। बिहार राज्य में शिवालिका पर्वत श्रेणी कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो शिवालिका पर्वत जो श्रेणी है 932 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों इस पे बहुत सारे बुक में आपको कन्फ्यूजन मिलेगा, लेकिन जब आप मैप देखिएगा ना, कोई ऑथेंटिक मैप आप देखिएगा तो आपको पता चले जाएगा। एटलस मैप देखिएगा बिहार का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि घाघरा नदी जो है कई जगहों पर आपको सारण मिलेगा, लेकिन सही ऑथेंटिक जो आंसर है वो है सीवान। घाघरा नदी बिहार के सीवान जिले में बिहार में प्रवेश करती है, और आपको यहाँ पे पूरा चार्ट दिया गया है कि घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल नामपा से सीवान के दरौली नामक स्थान पे वो बिहार में प्रवेश करती है, और सारण के छपरा के रिविलगंज नामक स्थान में वह गंगा में मिल जाती है। तो ये सारी नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और उनका उद्गम स्थल कहाँ बिहार में प्रवेश करती है और संगम कहाँ, ये पूरा दिया गया। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, या बिहार का ज्योग्राफी का जो मेरा वीडियो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं घाघरा नदी को। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि छपरा के निकट रिविलगंज में। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन है? तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली सोन कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिऊर नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो तिऊर नदी को गंडक नदी से पानी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों शहरी आबादी जो है बिहार में 78.71% है, और ग्रामीण आबादी 11.29 सॉरी इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा सी। मैंने गलत बोल दिया, गलत आंसर यहाँ टिक हो गया, गलती से हो गया है। जो बिहार की जनगणना से बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का, तो जो शहरी आबादी है ना वो 11.29% है, और ग्रामीण आबादी 78.71% है। यहाँ पे आप व्याख्या में देख सकते हैं शहरी आबादी, शहरी जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या का 11.29% लोग शहरों में निवास करते हैं, जबकि 78.71% लोग गाँव में निवास करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही है? तो 25.42% रही है, और देश की वृद्धि रही है 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है। ISFR 2021 के अनुसार, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, उसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में बिहार का
शीर्ष जिला कौन सा है? तो बिहार का शीर्ष जिला है जो है वह कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोवा वन क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में भारत में सर्वाधिक मैंग्रोवा वन पाए जाते हैं 2011 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। 2019 से 20 में राज्य का सकल बुआई क्षेत्र कितना था? बिहार राज्य का सकल बुआई क्षेत्र कितना है? तो 19-20 के दौरान जो 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण उसमें यह रिपोर्ट आया है कि 72.97 लाख हेक्टेयर जो है बिहार का सकल बुआई क्षेत्र है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में कृषि व पर्वतीय क्षेत्रों लगातार विकास में हुआ है। वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र, जिसे GCA भी कहा जाता है, यानी सकल बुआई क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था और सघनता क्या है? तो 144% थी। गलती से मेरे द्वारा टाइपिंग में 1.44% लिखा गया था, लेकिन ये 144%। गत 5 वर्षों में कृषि व पर्वतीय क्षेत्र में 2.1% की वार्षिक वृद्धि से दर्ज की गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2019-20 में राज्य का फसल सघनता कितना प्रतिशत था? तो 144%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? तो 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि का उपबंध किया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति निश्चय के विभिन्न योजनाओं हेतु बिहार बजट 2022-23 में कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? तो जो 7 निश्चय पार्ट 2, इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1,153 करोड़ रुपया का उपबंध किया गया है। और ये 7 निश्चय 2.0 का पहला निश्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त महिला सक्षम महिला निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हेतु 2022-23 में कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? तो इसके लिए जो सशक्त महिला सक्षम महिला 7 निश्चय पार्ट 2 का दूसरा पार्ट है, उसके लिए 9,000 करोड़ का उपबंध किया गया है। इसरो द्वारा 14 फरवरी 2022 को PSLV C-52 द्वारा एक साथ कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? तो एक साथ 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फरवरी 2022 में बेंगलुरु में संपन्न IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सर्वाधिक महंगी बोली किस खिलाड़ी की लगी थी? तो दोस्तों, जो अभी वर्तमान में IPL का संस्करण चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बोली लगी थी भारत के ईशान किशन की। फरवरी 2022 में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम से किस दार्शनिक की बैठी हुई मुद्रा की विशाल प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, स्वामी रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी हेतु भारत सरकार ने किस नाम से ऑपरेशन संचालित किया था? तो दोस्तों, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन की राजधानी क्यू से उड़ान सेवाएं बंद होने के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन गंगा नाम से संचालित इस अभियान के तहत सड़क मार्ग से पहले सीमावर्ती देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया व स्लोवाकिया आदि देशों में लाया गया और फिर वहां से विशेष चार्टर विमानों द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। तो कौन ऑपरेशन? ऑपरेशन गंगा। G20 का वर्ष 2020 का शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 2020 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित होने वाला है। 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में प्रस्तावित है। और 2024 में कहाँ? तो ब्राज़ील में। तो 2022 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। आप G20 के देशों का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे 20 G20 के देशों का दिया गया है, वहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जाली लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के नाम से जनवरी-फरवरी में यह इंडेक्स, जनवरी-फरवरी 2022 में इंडेक्स जारी हुआ है। तो इसमें भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 46वां है। और यह आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम 3 स्थान पर कौन थे? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। और जबकि सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था। और 167 देशों की सूची में भारत का स्थान 46वां था और पिछले साल भारत 53वें स्थान पर था। फरवरी 2021 में ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत तक देश में टेली डेंसिटी कितनी थी? तो देश में टेली डेंसिटी
85.91 थी। अब टेली डेंसिटी क्या होता है, तो प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से कितने लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है, इसी को टेली डेंसिटी कहते हैं। तो प्रत्येक भारत में प्रत्येक 100 लोगों में 85.91 लगभग 86 लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है। फरवरी 2021 में ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत तक देश में न्यूनतम टेली डेंसिटी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो न्यूनतम टेली डेंसिटी कितना था, 53.71, और भारत में कितना है, 85.91। तो सबसे कम किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार में। यानी बिहार में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर लगभग 54 लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है। अक्टूबर 2021 में टाटा समूह ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है, तो 18,000 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसआई द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, एएसआई द्वारा दिया जाने वाला आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 जी सतीश रेड्डी को दिया गया। नवंबर 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द है, तो वैक्स, VAX, वैक्स जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 2020 में कौन वर्ड चुना गया था, आत्मनिर्भर, और 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, तो कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का पुरस्कार मिला। मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो देवाशीष पांडा IRDA के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में विश्व सुंदरी 2021 चुनी गई कैरोलिना बिलास्का किस देश से की है, तो कैरोलिना बिलावस्का 2021 में जो फरवरी मार्च में यह चुनाव हुआ है 2021 के नाम से 2022 में चुनाव हुआ, तो यह पोलैंड की है। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का का संबंध पोलैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने यूक्रेन के किन सीमावर्ती क्षेत्र को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी, तो दो क्षेत्र था, उनका नाम था डोनेस्की और लुहांस्का, ए और बी दोनों, इन दोनों क्षेत्र को स्वतंत्र राज्य का मान्यता दे दिया है, स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है रसिया ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता, और महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में इस बार कांस्य पदक जीता, और 1980 के बाद ओलंपिक में भारत ने कोई पदक पहली बार जीता है। लगभग 41 वर्षों के बाद भारत ने ओलंपिक में कोई पदक जीता, और 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इस बार कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में, और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में 2019 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 2020 के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न, 140वां प्रश्न, वर्ष 2021 का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो सही उत्तर है दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यह सेकेंड प्रैक्टिस सेट से संबंधित टोटल 140 प्रश्न था, उसका एनालिसिस था। उम्मीद है आपको यह प्रश्न और एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिस सेट 3 जो हुआ 6 मई को जो आयोजित हुआ था ऑनलाइन टेस्ट, उसको वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूं। और इससे फ़ायदा होता है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। तो
आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।